अब हालत ये थी कि केवल 2 घंटे ही काम हो पाता था। नगीना की बात सुनकर अरशद चुप रहा और बिना जवाब दिए बाहर चला गया। अब नगीना और अरशद की रोज-रोज की बहस आम बात हो गई थी। आखिरकार नगीना ने एक फैसला ले लिया। अरशद, मैं अब तुम्हारे साथ और समय नहीं बिता सकती। मैं इस रोज-रोज की कड़वाहट से तंग आ गई हूँ। मुझे अब तुमसे आज़ादी चाहिए। रहस्यमयी संदेश। हेलो, मिसेज अरशद। कैसी हैं आप? नगीना ने अपने मोबाइल पर आए मैसेज को देखा और जवाब दिया। आप कौन हैं? मैं आपकी चाहने वाली हूँ। मैंने सोचा आपसे एक मीटिंग कर लूँ। क्या मतलब? कैसी मीटिंग? आप बस आ जाए। मैं मिलने के बाद सब कुछ बताऊंगी। मैसेज में एक एड्रेस दिया गया था जहां नगीना को जाना था। अरशद की मुसीबतें बढ़ती गईं। अरशद अब बेबस और लाचार होकर दर-दर की ठोकरें खा रहा था। उसका बिजनेस पूरी तरह खत्म हो चुका था। इसी बीच उसे एक चिट्ठी मिली जिसे पढ़कर उसके होश उड़ गए। भत्ते, रंगदारी की पर्ची में 1.5 करोड़ की मांग की गई थी। अब वह और भी गहरी मुश्किलों में घिर चुका था। चारों तरफ उसे सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा था। नगीना का सामना। सच से शाम होते ही नगीना बताई गई जगह पर पहुंची। जी मोहतरमा, पहले ये बताइए कि मेरा नंबर कहाँ से लिया और मुझे यहाँ बुलाने का क्या मकसद है? नगीना साहिबा, मकसद तो अभी पूरा होना बाकी है। क्या मतलब? तुम्हारे शौहर ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। मैं उन औरतों में से एक हूँ जिनसे उसने शादी के सपने दिखाए थे। मेरा नाम अरीशा है। अरशद ने मेरे जज्बातों के साथ खेला। मुझे कई बार इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। ये सुनकर नगीना दंग रह गई। क्या अरशद ऐसा है? उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगा। बीबी, होश में हो? नगीना ने कड़वे लहजे में पूछा। हाँ, अब होश में हूँ, पहले नहीं थी। और एक और बात, वो बशीर जिसे तुम जानती हो, वो मेरा शौहर है। क्या? हाँ, और जो कुछ अरशद ने मेरे साथ किया, वही सब तुम्हारे साथ होने वाला था। लेकिन तुम खुशकिस्मत हो, तुम बच गई। तो फिर तुमने अरशद से बदला लेने की ठानी? नगीना ने सख्त लहजे में पूछा। हाँ, औरत जब इंतकाम पर उतर आए तो नस्लें तबाह कर देती है। अब देखना आगे होता क्या है। अब अरीशा अरशद से बदला लेने पर उतर चुकी थी। रशद, ये अरीशा कौन है? जब अरशद ने अरीशा का नाम सुना तो वह स्तब्ध रह गया। कौन अरीशा? अरशद हकलाते हुए बोला। वही अरीशा जिसे तुमने मेरी तरह मुझसे पहले इस्तेमाल किया था। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। अरशद निगाहें चुराते हुए बोला। बस बहुत हो गया अरशद। अगर मुझे पहले पता होता तो तुमसे शादी तो दूर, तुमसे मिलने की भी गलती नहीं करती। मैंने क्या क्या नहीं सोचा था, लेकिन तुम इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे। नगीना रो पड़ी। नगीना, मेरी बात सुनो। वो जो भी था, एक हादसा था। अरशद नगीना के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। दूर रहो मुझसे, गिरे हुए इंसान। मैं सब जान चुकी हूँ। अब देखना मैं क्या करती हूँ। कहकर नगीना ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी। रुक जाओ, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। प्लीज, रुक जाओ। अरशद गिड़गिड़ाने लगा। अब इस फैसले का हल कोर्ट ही निकालेगा। मिस्टर अरशद, नगीना धमकी भरे लहजे में बोली और अपने मायके चली गई। अरशद का पतन। अरशद को फिर से फिरौती की धमकी भरी चिट्ठी मिली। अब वह पूरी तरह बेसहारा हो चुका था। उसने खुद अपने हाथों से अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया था। क्या यह वही अरशद था जो कभी महलों में रहने का आदी था, जो जमीन पर कदम रखना अपनी तौहीन समझता था? आज वह फुटपाथ पर नशे में धुत पड़ा था।
तभी उसे नगीना की एक पुरानी बात याद आई। अरशद, फुटपाथ वालों का कोई आसरा नहीं होता। और उसके जवाब में उसने कहा था, हमें अपने मतलब से मतलब रखना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या यह वही अरशद था जो 5 स्टार होटल्स में खाना खाता था? आज वह दरगाह में बैठकर खाने के लिए मजबूर था। जो कभी अपने पैसों पर घमंड करता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन वही पैसा उसकी मां को वापस नहीं ला सका। अरशद अब अपनी सारी संपत्ति बेच चुका था। एकमात्र फैक्ट्री बची थी, लेकिन वहां के कर्मचारी भी वेतन न मिलने पर हड़ताल पर चले गए थे। अब हर तरफ से उसे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। नगीना का संघर्ष। बेटा, अगर अरशद ऐसा है तो उसे छोड़ दो। नगीना अपनी मां को सब कुछ बता चुकी थी। पूरा घर चिंता में डूबा हुआ था। जिस दर्द से नगीना गुजर रही थी, उसे बयां करने के लिए शब्द भी नहीं थे। जब से वह मायके आई थी, बस अपने अतीत को याद करके रोती रहती थी। उसकी आंखें हमेशा लाल रहतीं और धीरे धीरे वह बीमार पड़ने लगी। अम्मी, मैं क्या करूं? कोई फैसला नहीं कर पा रही। वो शख्स जो मुझे अपनी जान कहता था, जो मेरे लिए मरने को तैयार था, वही शख्स अब मुझे गैर मर्दों के पास जाने के लिए कहता है और कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अम्मी, उसने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे रोज मारा। नगीना बिलखते हुए बोली, बेटा, अगर कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ी तो तुम्हारे अब्बू की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम ऐसा करो, दूसरी शादी कर लो। नहीं अम्मी, मैं अब शादी नहीं करूंगी। मेरा भरोसा टूट चुका है। अम्मी, जब भरोसा टूटता है तो सबसे सब्र वाला इंसान भी कहीं का नहीं रहता। अम्मी, मैं क्या करूं? अब मौत ही आ जाए तो बेहतर है। नगीना के शब्दों से साफ लग रहा था कि उसका फैसला अटल था। अब कोई भी उसे समझाने की कोशिश करता तो भी वह न समझ पाती। अरशद ने कई बार माफ़ी मांगी, लेकिन नगीना ने उसे माफ़ नहीं किया। हालांकि उसके दिल में अब भी अरशद के लिए प्यार बाकी था। वह उसके पुराने मैसेज पढ़ती और फूट फूट कर रोती। एक पल को उसका दिल करता कि अरशद को माफ़ कर दे, लेकिन अगले ही पल उसे अपने साथ हुए जुल्म याद आ जाते। अरशद दिन में कई बार कॉल करता, लेकिन नगीना अपना नंबर बंद कर देती। वह ये भी सोचती कि अरशद न जाने किस हाल में होगा। एक पल को उसका दिल करता कि अरशद को माफ़ कर दे, लेकिन अगले ही पल उसे अपने साथ हुए जुल्म याद आ जाते। अरशद दिन में कई बार कॉल करता, लेकिन नगीना अपना नंबर बंद कर देती। वह ये भी सोचती कि अरशद न जाने किस हाल में होगा, लेकिन खुद पर हुए जुल्मों को याद करके उसकी सोचने समझने की ताकत खत्म हो चुकी थी। अंतिम मोड़। बेटा, नाश्ता कर लो। अम्मी, मुझे भूख नहीं है। सुबह सुबह नगीना की माँ ने उसे उठाया और नाश्ते के लिए बुलाया। बेटा, थोड़ा तो खा लो। देखो, खुद को सजा मत दो। अच्छा अम्मी, मैं आ रही हूँ। आप लगाए। नगीना बिस्तर से उठी, ताज़ा होकर डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। जैसे ही उसने 2-4 कौर लिए, उसे चक्कर आने लगे। उल्टी जैसा महसूस हुआ और वह मुंह पर हाथ रखकर बाथरूम की ओर भागी। उसकी मां को चिंता होने लगी। हॉस्पिटल जाने पर खुलासा हुआ कि नगीना मां बनने वाली थी। अब इस हालात में खुश हुआ जाए या दुखी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेटा, अब क्या कहती हो? अबॉर्शन करवा लो। अगर अरशद से तलाक नहीं लेना चाहती तो सोच लो। उसी वक्त अरशद की कॉल आई। नगीना ने अनचाहे मन से फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ से अरशद की रोने की आवाज़ आ रही थी, मुझे माफ़ कर दो।
खुदा का वास्ता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। नगीना, लौट आओ, मैं सुधर चुका हूँ। नगीना, जवाब दो। नगीना चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसका दिल कर रहा था कि अरशद से बात करे, लेकिन वह चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही थी। अरशद, अरशद, नगीना ने सिर्फ 2 शब्द कहे और मुंह पर हाथ रखकर अपनी माँ के गले लग गई। और फिर जार जार रोने लगी। शायद कॉल कट चुकी थी। रात का पहर, घड़ी की टिक टिक और अरशद की तन्हाई उसे सोने नहीं दे रही थी। एक अजीब सी घबराहट उसे बेचैन कर रही थी। उसने मोबाइल उठाकर कान से लगाया। सर जी, सर जी, आवाज सुनकर अरशद चौकन्ना हो गया। क्या बात है, इतनी रात को कॉल की? सब ठीक तो है? सर, कुछ भी ठीक नहीं है। वो, सीधा बताओ, अरशद गुस्से में बोला। सर, फैक्ट्री जलकर राख हो गई है। आग लग गई है और सारे वर्कर्स झुलस गए हैं। आपका नंबर नहीं लग रहा था। जल्दी आइए। अरशद को मानो किसी ने झकझोर दिया हो। वह घबराहट में घर से भागा और एक रिक्शा रोका। भाई, जल्दी चलो, कहाँ जाना है? जल्दी चलो भाई, बहुत रात हो गई है, अब नहीं जा सकता। रिक्शा वाले की बात सुनकर अरशद का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोला, भाई, खुदा का वास्ता है, मुझे ले चलो, बहुत बड़ा मसला हो गया है। अरे भाई, पहले बताओ तो जाना कहाँ है? अरशद जैसे पागलों की तरह अपनी ही फैक्ट्री का पता सोचने लगा, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा था। वो उधर, रिक्शा वाले ने उसे घूरते हुए कहा, भाई, नशा किया हुआ है क्या? जो अपना ही पता भूल गए? अरशद उलझन में सिर खुजाने लगा। 2 मिनट चुप रहने के बाद उसने एड्रेस बताया। ओह, उसी फैक्ट्री की बात कर रहे हो? वाह, जिस फैक्ट्री के मालिक को इंसानियत की कोई परवाह नहीं थी, उसकी बर्बादी देखनी है? अरशद को अपनी गलती का एहसास होने लगा। रिक्शा वाले ने कहा, वो इंसान इतना बदनाम था कि अपनी बीवी को भी गलत काम करने पर मजबूर करता था। क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? मैं कुछ नहीं हूँ उसका। अरशद धीरे से बोला, हमारे मोहल्ले में उसका एक चौकीदार काम करता था। उसने बताया कि मालिक ने उसकी बेटी के साथ बहुत बुरा किया था। बेचारा कुछ कर नहीं पाया। गरीब जो ठहरा। अरशद शर्म से अपना चेहरा छुपाने लगा। लो साहब, तुम्हारा एड्रेस आ गया। देखो, कैसे बर्बाद हुआ तुम्हारा मालिक। अरशद चुपचाप उतरा और फैक्ट्री के पास पहुंचा। हर तरफ चीख पुकार मची थी। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के सायरन गूंज रहे थे। अरशद अपनी बर्बादी अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे फैक्ट्री बनाने के दिन याद आ रहे थे। तभी उसने किसी को कहते सुना, सर, फैक्ट्री में सारे लोग जलकर मर चुके हैं और मालिक का कोई अता पता नहीं है। वो अपने सारे मकान बेचकर न जाने कहाँ चला गया। एक पुलिस अधिकारी रिपोर्ट देते हुए कह रहा था, यहाँ हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं। हमें और पुलिस बल की जरूरत है। पुलिस रिपोर्ट देकर चली गई। अरशद घर वापस आया, पानी पिया और बेहोशी जैसी हालत में सो गया। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला, तो पुलिस खड़ी थी। उसे हथकड़ी लगा दी गई। वह चुपचाप पुलिस वैन में बैठ गया। 2 दिन बाद, सर, ये बेल के कागजात हैं। अरशद ने कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी, नगीना। वह जल्दी से उठा और नगीना को देखकर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे बचा लो, खुदा का वास्ता, मुझे बचा लो। नगीना की भी आंखें भर आईं, लेकिन वह खुद को संभालते हुए बोली, अरशद, तुम्हें तुम्हारे घमंड और अकड़ की सज़ा मिली है। तुमने कभी किसी गरीब का दर्द महसूस नहीं किया। तुम्हें अपने पैसे पर बहुत घमंड था ना? कहाँ गया वो पैसा?
जिसके दम पर तुम दुनिया जीतना चाहते थे, अरशद जैसे गूंगा बन गया था। देख लो अपनी आंखों से क्या हो गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने इंसानों को इंसान नहीं समझा। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने अल्लाह से माफ़ी का तलबगार हूँ। तुम लौट आओ मेरी जिंदगी में, बस लौट आओ। अरशद नगीना के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। कुछ समय बाद, अरशद, अगर अब कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी, नगीना ने गुस्से में कहा और एक बच्चे को उसकी गोद में डाल दिया। इसे बाजार ले जाओ। अब सारा कारोबार नगीना के हाथों में था। उसने अपने जोड़े हुए पैसों से बिजनेस में इन्वेस्ट किया और अब वह 2 फैक्ट्रियों की मालकिन थी। उसने एक शानदार कोठी भी खरीद ली। दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी है जिसमें बहुत कम काल्पनिक दृश्य डाले गए हैं। आजकल हमारे समाज में प्यार करना तो आसान है, लेकिन उसे निभाना मुश्किल। अगर नगीना पहले ही अरशद की हकीकत जान जाती, तो कभी अपना भविष्य उसके साथ नहीं जोड़ती। नगीना ने हर जुल्म सहा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। हमारे समाज में ऐसी कई लड़कियां हैं जो बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा कर लेती हैं और महविश और अरिशा जैसी अपनी इज्जत गंवा देती हैं। अक्सर देखा गया है कि लड़कियां एक बार धोखा खाने के बाद किसी पर भरोसा नहीं करतीं। अगर करती भी हैं, तो दिल से नहीं करतीं। तो क्या इसमें सिर्फ पुरुष ही दोषी है? हरगिज नहीं। अगर औरत ना चाहे, तो मर्द उसके करीब भी नहीं आ सकता। मर्द को अगर कोई इशारा मिलता है, तभी वह औरत के करीब आता है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि सिर्फ पुरुष ही बुरे होते हैं। सच तो ये है कि एक बार धोखा खाने के बाद इंसान खुद भी दूसरों को धोखा देने लग जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भरोसा करने से पहले परखना बहुत ज़रूरी है।